जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सामने सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर हम पूर्व की परीक्षाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण से काफी वेटेज रहा है। कभी कभार तो इससे 17-18 प्रश्न पूछे गए हैं। बीच में इसका वेटेज कुछ कम हो गया, लेकिन अगर हाल ही की परीक्षा जैसे अधीक्षक सीजीपीएससी के द्वारा जो अधीक्षक की परीक्षा ली गई थी, उसमें हम देखिए तो करीब 5 से 6 प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से आए। आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करें तो यह हमारे लिए हाई वेटेज तो रखता ही है परीक्षा में, और लिमिटेड डेटा ही होता है। लिमिटेड डेटा मतलब आपको बहुत अथाह जीएस के विषय जैसे इसे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्मार्ट स्टडी और एक अच्छी अप्रोच अपनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब इसके डेटा बहुत लिमिटेड है। मैंने आपके लिए इस कंटेंट के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हर टॉपिक का एक समरी बनाया है। उस समरी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इवन व्हाइट बैकग्राउंड के साथ भी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। तो इस कंटेंट का पूरा पीडीएफ तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन जहां जहां मैंने समरी बनाई है उस समरी का आपको केवल एक स्क्रीनशॉट लेना है और डेली डाइजेस्ट के रूप में उसे देखना है। मतलब अपने मोबाइल में आप उसका इमेज सेव करके रखेंगे। टोटल 8 से 10 इमेज बनने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। और रोज उस 8 से 10 इमेज को आप दिन में कभी भी 10 से 15 मिनट जब खाली रहे पलटा पलटा के देखते जाइए। तो समरी को देखते जाएंगे तो डेटा आपको रटाते जाएंगे। प्लस मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए एमसीक्यू प्रिपेयर किया है। एमसीक्यू उसी आधार पे बने हैं जिस आधार पर पहले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी आधार पर आप प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, उसी आधार पर आप डेटा की तैयारी करेंगे। तो पहले समरी को पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू को आप हल करेंगे, तो आपका डेटा और मजबूत होते जाएगा और आप अच्छे से इस सेक्शन को इसके साथ जस्टिफिकेशन कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण में पहला टॉपिक है हमारा राजकीय आय। राजकीय आय, जैसे भारत के संदर्भ में हम जीडीपी शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में उसे राजकीय आय कहा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय कहेंगे, उसे कहा जाता है जीएसडीपी। जीएसडीपी कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ का राज्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब ये सब बेसिक चीजें आप तैयारी के दौरान पढ़ते ही हैं, अभी हम केवल डेटा पर फोकस करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी या छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो आर्थिक वृद्धि दर अभी कितनी है, अर्थात 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है यही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसी का डेटा आपको पढ़ना है। तो इसके अनुसार आर्थिक वृद्धि दर कितनी है, कब अधिक रही, कब न्यूनतम रही, कब ऋणात्मक रही, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। फिर जीएसडीपी के अंतर्गत 3 क्षेत्र होते हैं हमारे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार के डेटा पूछे जाएंगे, इसका पूरा एक एनालिसिस हम देखने वाले हैं। और इसके बाद चौथा सेक्शन इसके अंतर्गत होता है प्रति व्यक्ति आय। तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में जब जनसंख्या को विभाजित किया जाता है तो क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रति व्यक्ति आय से मात्र 3 डेटा आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ही बता देता हूं। अगर प्रति व्यक्ति आय से एक सिंगल क्वेश्चन भी आ गया तो आपसे वो गारंटेड बनने वाला है, क्योंकि इसके बाहर कोई डेटा नहीं है। तो यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इससे रिलेटेड ये एमसीक्यू है। पहले मैंने एमसीक्यू को रखा हुआ है, लेकिन इसके पहले हम प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो डेटा है उसका एक समरी है, मैं आपको वो बता देता हूं। तो आप हमेशा जब पढ़ेंगे तो पहले समरी पर फोकस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को हल करेंगे। तो जैसा कि समरी आपको अब यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको केवल 3 ही प्रकार की प्रति व्यक्ति आय याद रखनी है। छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर होती है वो सिर्फ और सिर्फ जीएसडीपी पर ही होती है। तो अगर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बोल रहा है, कांस्टेंट प्राइस पर बोल रहा है, तो उसका आंकड़ा सबसे कम वाला है, मतलब 1,07,327, जिसमें गत वर्ष से वृद्धि कितना है, 6.31%। ध्यान रहेगा। लेकिन वही अगर आपको प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी पर ही बोल रहा है तो वो सबसे ज्यादा रहेगी, कितना, 1,84,833 रुपए, जिसमें वृद्धि दर है 9.65%। लेकिन यदि प्रचलित मूल्य पर
आपका प्रति व्यक्ति आय एनएसडीपी पर है, प्रचलित मूल्य ना, ये स्थिर मूल्य नहीं है, इसे सुधार लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, प्रचलित मूल्य है ये, ठीक। स्थिर मूल्य गलती से टाइप हो गया है। तो अगर प्रचलित मूल्य पर एनएसडीपी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनएसडीपी पर प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्य पर जारी ही नहीं होता, वो प्रचलित मूल्य पर ही जारी होता है। स्थिर मूल्य का सिर्फ एक आंकड़ा है जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है। तो प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,62,870 रुपए, जिसमें वृद्धि दर कितना दिया हुआ है, 9.37%, ठीक। तो ये हो गया हमारा समरी। 3 ही डेटा आपको याद रखना है, एकदम शॉर्ट में फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर स्थिर मूल्य पर बोलेगा तो वो सबसे कम वाला है, 1,07,327 रुपए। अगर प्रचलित मूल्य एनएसडीपी पर बोलेगा तो वो उससे ज्यादा वाला है, 1,62,870 रुपए। अगर जीएसडीपी पर प्रचलित मूल्य पर कहा है, जिसकी पूछने की संभावना सबसे कम है, तो वो है 1,84,833। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे भी प्रश्न बने हैं ना, सिर्फ आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा 1,62,870 रुपए, जिसमें पिछले साल से वृद्धि दर है 9.37%। क्लियर हो रहा है डेटा? तो आप वैसे ही इसका एक समरी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप डेली डाइजेस्ट के रूप में इसे याद रखिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये स्थिर नहीं है, ये क्या है, आपका प्रचलित है, ठीक। इसे आप डेली याद रख सकते हो, पीडीएफ जो आपका अवेलेबल होगा उससे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित एमसीक्यू को हम हल करते हैं। एमसीक्यू की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन में दोनों डेटा कवर हो जाए, इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन यहाँ आपके लिए डिजाइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। 2024-25 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर, मैं बताया स्थिर मूल्य में एक ही डेटा है जो सबसे छोटा वाला है, तो स्थिर मूल्य लिख दिया तो सबसे छोटा वाला मतलब क्या, 1,07,327, मतलब ये वाला कथन हमारा क्या है, सही। 2024-25 गत वर्ष से प्रति व्यक्ति आय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद को ही शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं, जीएसडीपी के आधार पर वृद्धि दर 6.31% है। तो ये वाला आंकड़ा भी हमारा सही है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी मैंने डिजाइन किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। छत्तीसगढ़ के में 2024-25 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य, यही कहलाता है प्रचलित मूल्य, बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये जो निवल राज्य घरेलू उत्पाद है यही क्या है आपका, एनएसडीपी। एनएसडीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1,62,870, अभी हमने समरी देखा है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दूसरे कथन की बात करें, 2024-25 में गत वर्ष से प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर 9.37% की वृद्धि है। समरी अभी हमने देखा है, वृद्धि कितना है, 9.37 ही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करें। कथन क्या लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 1,84,833 है और इसी में वृद्धि दर कितना है, 9.65%। तो चलिए कमेंट करके आप बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा। जी हाँ, दोनों कथन हमारा सही है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आप एक स्मार्ट अप्रोच बनाकर आर्थिक सर्वेक्षण को याद रख सकते हैं। ये हमारा डेटा है जिसमें केवल 3 ही प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना है। इससे संबंधित 3 ही क्वेश्चन बने हैं जिसमें सारा डेटा कवर हो गया और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय से ये बना है परीक्षा में कि प्रति व्यक्ति आय की स्थिति इस वर्ष से इस वर्ष तक कैसी रही, यह लगातार बढ़ रहा है, यह लगातार कम हो रहा है, इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति है या ये स्थिर बना हुआ है। तो आप बिल्कुल याद रख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय तो हर साल बढ़ेगा ही, उतार चढ़ाव की स्थिति इसमें नहीं होती है। तो प्रति व्यक्ति आय हर साल क्या है, बढ़ा ही है, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी। जीएसडीपी में वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका भी एक समरी मैंने बनाया हुआ है, तो समरी हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोगों में से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और आपको कितना याद है, अब आपको जज करना है। जो प्रश्न बने हुए हैं वो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 24-25 के लिए यानी यही वर्ष जो हमें पढ़ना है, स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत अपना अनुमानित है? अब जितना भी डेटा हम पढ़ेंगे स्थिर मूल्य पर ही पढ़ेंगे, केवल प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित मूल्य का डेटा पढ़ा जाता है। उसके अलावा जितना भी डेटा आपको पढ़ना है किस मूल्य पर पढ़ना है? स्थिर मूल्य पर ही पढ़ना है। तो स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जी हाँ, हमारा सही आंसर है 7.51%। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन का मतलब क्या होता है? जीवीए वृद्धि दर। एक जीडीपी वृद्धि दर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? जीवीए। जीवीए वाला थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो जीएसडीपी वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, तो उससे थोड़ा सा कम, कितना? 7.22। इसी रेफरेंस में से याद रखिए कि 7.51 छत्तीसगढ़ का आर्थिक वृद्धि दर है 24-25 के लिए, और उससे थोड़ा सा कम 7.22 कैसा वृद्धि दर है? जीवीए वृद्धि दर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 से 24-25 तक के लिए स्थिर मूल्य पर किस वर्ष वृद्धि दर अधिकतम रहा है? तो ये याद रखना बहुत सरल है, चाहे जीएसडीपी वृद्धि दर बोले चाहे जीवीए वृद्धि दर बोले, दोनों इस साल ही अधिक रहा है। दोनों का दोनों कब अधिक रहा है? 2024-25 के लिए ही अधिक रहा है। अभी अधीक्षक में यही प्रश्न रहा है, विनिर्माण का योगदान किस वर्ष अधिक रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 2024-25। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सकल घरेलू उत्पाद में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 19-20 से 24-25 तक के लिए स्थिर मूल्य पर किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है? तो किस वर्ष वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है भाई? तो वृद्धि दर ऋणात्मक के लिए आपको याद रखना है कि हमारा जो डेटा है वो ऋणात्मक रहा है 2020-21 में, क्योंकि जो 2020-21 है वो कोरोना का काल रहा है, इसलिए किस वर्ष से ऋणात्मक रहा है? 2020-21। कितने प्रतिशत? वही मैंने अलग क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 19-20 से 24-25 तक के लिए स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर, पिछले क्वेश्चन का आंसर 2020-21 में न्यूनतम है, और वह कितने प्रतिशत है? तो -0.14%। ध्यान रहेगा कितने प्रतिशत है? -0.14%। अगर कहीं आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक होती है तो वो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा हो जाता है, तो जो ऋणात्मक है उसे याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आर्थिक वृद्धि दर या जीएसडीपी वृद्धि दर 2024-25 में कितना रहा है? 7.51%। वही अधिकतम रहा है, लेकिन न्यूनतम कब रहा है? 2020-21। कितना? -0.14%। अगर यही जीवीए वृद्धि दर बोल देगा तो जीवीए वृद्धि दर की हम बात करें तो यह भी न्यूनतम 2020-21 में ही रहा है, जो है 1.11%। तो ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं अपने अंदाजे में आपको बता रहा हूं कि ये कब रहा है? 2020-21 में ही रहा है, 1.11%। अब इसके लिए भी मैंने समरी आपके लिए तैयार की है। समरी की यदि हम बात करें तो समरी में जीएसडीपी वृद्धि दर यानी छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर 2024-25 के लिए कितना है? 7.51%। जीवीए वृद्धि दर कितना है आपका? 7.22%। 2019-20 से 2024-25 तक सर्वाधिक जीएसडीपी वृद्धि दर, इसी के लिए ये सर्वाधिक और इसी के लिए ये न्यूनतम है। तो सर्वाधिक कब रहा है? 2024-25 7.51%, और न्यूनतम कब रहा है? 2020-21 -0.14%। ध्यान रहेगा।
अब सर्वाधिक और न्यूनतम में जीवीए को नहीं पूछेगा, मेरा ऐसा अनुमान है। केवल किसे पूछेगा? आर्थिक वृद्धि दर ही पूछेगा, उतना डीप पे नहीं जाएगा। तो केवल इतना ही याद रखिए। तो सेम कहानी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ मिलेगा तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेली डाइजेस्ट के रूप में। देखिए कितना छोटा समरी है, आप प्रति व्यक्ति आय भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लिमिटेड डेटा, जीएसडीपी आर्थिक वृद्धि दर का भी लिमिटेड डेटा, और सभी जानकारी यहाँ कवर हो रही है। आपको डेली बस इमेज को खोल के एक बार देखना है और चीजों को फॉलो करना है। वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट करके आंसर भी बताते जाएंगे और अपना फीडबैक भी जरूर बताएंगे। प्लस यदि किसी डेटा में आपको मिसमैच लगता है या कुछ गड़बड़ लगता है तो ये हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, तो हो सकता है, हालांकि संभावना न के बराबर है, पर यदि रहे तो मेरा नंबर हर जगह लिखा हुआ है, आप सीधा मुझे संपर्क करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 2012-13 से 24-25 तक छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर, जी हाँ, औसत वृद्धि दर विशेष रूप से याद रखना है। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, यानी छत्तीसगढ़ की ही आर्थिक वृद्धि, उसका भी औसत दिया रहता था। लेकिन इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का औसत नहीं दिया है, केवल तीनों क्षेत्र का दिया है, कृषि, उद्योग और सेवा। तो वही क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र में 12-13 से, ये 12-13 से आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है, इसीलिए यही वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो 12-13 से 24-25 तक औसत वृद्धि दर है 5.39%, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वर्ष 2012-13 से 24-25 तक उद्योग क्षेत्र के लिए औसत वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? अब देखिए ऑप्शन मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपका क्वेश्चन भी रिपीट होते रहे, आपका आंसर और डेटा भी रिपीट होते रहे। 5.31 तो किसके लिए था भाई? अब भी हम देखे हैं किसके लिए था? कृषि के लिए। हर जगह ऑप्शन मैंने इसी आधार पे बनाया है ना, ताकि वही सिमिलर सिमिलर डेटा को आप रिकॉल करें। तो 5.39 तो कृषि क्षेत्र के लिए था, तो उद्योग के लिए कितना है? 5.97%, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन है, वर्ष 2012-13 से 24-25 तक छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? अब हम पढ़ चुके हैं, अब देखिए रिकॉल हो रहा है, चीजें बार बार रिपीट हो रही है कि कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितना है? 5.39%। वही हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र में औसत वृद्धि दर कितना है? 5.97%। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? 6.00% है सेवा क्षेत्र के लिए। लाइन से तीनों है, जब जब पीडीएफ को देखेंगे इसी तरह रिकॉल करिए, ऐसे कैसे याद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सामान्य प्रश्न में कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 5 क्षेत्र होते हैं जो यहाँ लिखे हैं: फसल, पशुपालन, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन और उत्खनन। इन सब को एक साथ हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। लेकिन खनन और उत्खनन कृषि से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए खनन उत्खनन कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कृषि क्षेत्र की बात होगी तो उसके अंतर्गत 4 ही चीजें शामिल होगी: फसल, पशुपालन, वनोद्योग और मछली उद्योग। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र की बात होगी तो 5वां कंटेंट भी जुड़ जाता है, जो है खनन और उत्खनन। यही एक माइनर मिस्टेक परीक्षा में होता है। तो हमारा आंसर होगा डी, 1-2, सॉरी हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर कौन सा क्षेत्र हमें पूछा है? कृषि क्षेत्र। तो हमारा आंसर क्या है? सी, 1, 2, 3 और 4, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगला सामान्य प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल है? तो ध्यान रखिए, अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात करूं तो उसके अंतर्गत केवल ये 3 मदें ही होती है: विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ये द्वितीय क्षेत्र है। लेकिन जब द्वितीय क्षेत्र में खनन और उत्खनन को शामिल कर दिया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र। यानी दोनों में खनन उत्खनन ही आगे पीछे हो रहा है। ध्यान से समझो, प्राथमिक से खनन उत्खनन हट गया तो क्या बना?
कृषि क्षेत्र। द्वितीयक में खनन उत्खनन जुड़ गया तो क्या बना? उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र में 4 चीजें रहेंगी, यानी यहां पर भी हमारा आंसर होगा सी, 1 2 3 और 4। ध्यान रहेगा। चलिए, अब इसके बाद ऐसा ही एक और सामान्य प्रश्न ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो खनन और उत्खनन आपको सीधा दिख रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र का मद है, इसीलिए ये यहाँ शामिल नहीं होगा। उसके अलावा व्यापार, परिवहन, रेलवे, बैंकिंग, लोक प्रशासन, संचार, यानी 4 के छोड़ सभी, तो जहां जहां 4 है वो आपका आंसर नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। चलिए, तो ये क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं। इसके बाद कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राजकीय आय है वही सबसे बड़ा डेटा वाला, पूरा डेटा का जो भंडार है वो इसी के अंतर्गत रहेगा। फिर जैसे जैसे आगे के चैप्टर में आएंगे डेटा हमारा कम होते जाएगा। तो कृषि और प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें तो कृषि और प्राथमिक क्षेत्र के लिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद 2024 छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। वर्ष 24-25 के लिए कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.38% अनुमानित है और न्यूनतम वृद्धि दर 2023-24 में रही है। तो 5.38% अनुमानित है और न्यूनतम 2023-24 में रही है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 5.38% है और न्यूनतम वृद्धि दर कितना अनुमानित रही है? न्यूनतम वृद्धि दर कब रही है? 2023-24 में। अब कितना है, क्या है, जैसा इसके पहले मैंने समरी बनाया है, इसका भी बिल्कुल समरी रेडी है जिसे हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम एमसीक्यू को देख लेते हैं, क्योंकि आप अभी तक आर्थिक सर्वेक्षण कुछ ना कुछ पढ़ना तो शुरू कर ही दिए होंगे, तो आपको भी अब जज करना है बिना समरी देखे। समरी देख के एमसीक्यू हल करने काम इस वीडियो के बाद आप करेंगे, लेकिन पहले बिना समरी देखे हल कीजिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वृद्धि दर किस वर्ष अधिकतम रही है? तो वृद्धि दर 2022-23 में अधिकतम रही है, ध्यान रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 में क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2019-20 से 24-25 तक कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर, ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है हमारा, 2022-23 में अधिकतम रही है और वह कितने प्रतिशत रही है? तो हमारा आंसर क्या है? 8.83%। तो कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अधिकतम 22-23 में है, जो कि कितना है? 8.83%। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए ही प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है भाई? 5.38%। तो इसीलिए कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र का जो डेटा होता है वो अलग अलग होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद जो है कृषि और प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में किस वर्ष वृद्धि दर न्यूनतम रही और कितने प्रतिशत रही? तो कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र दोनों का ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी जो वृद्धि दर है 2019-20 में न्यूनतम रही और कितने प्रतिशत रही है? 2.25%। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर किस वर्ष अधिकतम रहा और कितने प्रतिशत रहा? तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर जो रही 2022-23 में अधिकतम रही और कितने प्रतिशत रही है? 9.32%। ठीक, अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक समरी बनाया हुआ है। अब इस समरी को देख के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कैसे? देखिए, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 24-25 में कितना है? 5.38%। उसी प्रकार प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है? 5.75%। ठीक, इसी प्रकार कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही? 22-23 में 8.33% और न्यूनतम कब रही?
23-24 में 3.03%। सेम प्राथमिक क्षेत्र का भी सर्वाधिक वृद्धि दर 22-23 में रहा है, इसका भी 22-23 में रहा है, और यहां पर प्राथमिक क्षेत्र का न्यूनतम वृद्धि दर बदल गया है, 19-20 में रहा है, कितना 2.25%। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एक समरी, फिर से आपको कह रहा हूं, डेली डाइजेस्ट के रूप में आपको देखना है कृषि और प्राथमिक क्षेत्र दोनों का सर्वाधिक, न्यूनतम और इस साल के लिए डेटा ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारे इसके प्रश्न बनाए हैं, एमसीक्यू बनाए हैं, जिसे आप हल करेंगे। जैसे यहाँ पर कृषि के जो उप क्षेत्र है, खनन एवं उत्खनन से संबंधित जो डेटा है, तो खनन एवं उत्खनन की हम बात करें तो 2019-20 में ऋणात्मक रहा है। और यह कितना रहा है, मैंने बताया जो डेटा ऋणात्मक होता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 19-20 में यह ऋणात्मक रहा है, जो कि -2.18% रहा है। अब इसके लिए भी मैंने आपके लिए समरी तैयार किया है। यदि आप समरी की बात करें तो चलिए पहले हम समरी को देख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो समरी इसका कृषि और प्राथमिक क्षेत्र का सम्मिलित रूप से बना हुआ है। तो समरी को हम पहले देख लेते हैं। समरी देखने से क्या है, डेटा आप रिकॉल कर लेंगे, आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। और देखिए इतने सारे प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस के लिए बने हुए हैं, सारे प्रश्नों को हम डील नहीं करेंगे, ये आपके पीडीएफ में आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो सीधा मैं आपको समरी ही बताता हूं। देखिए समरी बहुत आसान है, याद रखना आपके लिए। समरी में आपको डेली डाइजेस्ट के रूप में ही पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं। समरी को एक बार समझ लेंगे कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 5 उप क्षेत्र होते हैं, और खनन उत्खनन किसमें नहीं रहेगा, कृषि में नहीं रहेगा। अब यदि हम फसल की बात करें तो वृद्धि दर 2024-25 के लिए 4.27% अनुमानित है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 4.27% अनुमानित है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि दर कब रहा है, 2022-23 में, जो कि कितना है 10.12%। और वही फसल का न्यूनतम वृद्धि दर कब रहा है, 2023-24 में 1.69%। वही पशुपालन का वृद्धि दर 2024-25 के लिए 10.02 है। वानिकी का वृद्धि दर 3.96 है। मछली पालन का 8.42 है। खनन उत्खनन का कितना है, 6.32। अब देखिए सिर्फ 2024-25 वाले से प्रश्न कैसा बनेगा, जैसे प्रश्न बनेंगे इसके पीछे एमसीक्यू में है, आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। अब प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं। पहला तो सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है कि 2024-25 के लिए फसल क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, इसी प्रकार 24-25 के लिए वानिकी का कितना है, इसी प्रकार मछली पालन और अदर का कितना है 24-25 के लिए। एक क्वेश्चन का प्रकार ये है। दूसरा, 24-25 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर किसका है, पशुपालन का, दिख रहा है 10.02% है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, न्यूनतम वृद्धि दर किसका है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, तो न्यूनतम वृद्धि दर किसका है, वानिकी का है 3.96। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया। एक क्वेश्चन तो स्ट्रेट आपसे पूछ देगा इस साल के लिए डेटा कितना है, दूसरा इस साल में इन उप क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन है और न्यूनतम कौन है। फिर इनके जो उप क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र में हर साल का सर्वाधिक और न्यूनतम किसका किसका कहां कहां है, कि पशुपालन का इस साल 10.2 है, सर्वाधिक भी इसी साल है, याद रखना आपके लिए आसान रहेगा 2024-25, लेकिन न्यूनतम कब है 20-21 0.15। वैसे ही वानिकी का इस साल 3.96 है, सर्वाधिक 2019-20 है 11, और न्यूनतम है 23-24 1.55। मछली पालन का सर्वाधिक वृद्धि दर मछली पालन का इस साल का वृद्धि दर 8.42 है, लेकिन सर्वाधिक 23-24 है 12.01%, और न्यूनतम कहां है आपका 2021-22 में है 2.41%। इसके बाद खनन और उत्खनन के लिए इस साल के लिए 6.32% है, सर्वाधिक 23-24 में रहा है 10.23, और जो ऋणात्मक होता है वो डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खनन उत्खनन का न्यूनतम वृद्धि दर ऋणात्मक में है -2.18, और जो कि साल में है 19-20। तो जितने डेटा दिख रहे हैं उतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको डेली इसे देखना है और रटना है, तभी याद होगा। तो ये आप डेटा को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू हल करेंगे। तो मैं आपको इसके एमसीक्यू बता रहा हूं, इसके बाद फिर जितने भी एमसीक्यू रहेंगे आप हल करेंगे, मैं आपसे केवल अभी समरी ही डील करूंगा। ठीक, तो चलिए
अब हम यहाँ पर डेटा को पढ़ चुके हैं, तो कुछ कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इसके। जैसे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वानिकी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 2019-20 में रही है, और सर्वाधिक वृद्धि दर 2019-20 में यह कितने प्रतिशत रही? तो जैसा कि आप अब भी देखे हैं डेटा, यह कितने प्रतिशत रही है? 11.00%। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए मछली पालन क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो मछली पालन क्षेत्र में वृद्धि दर रही है 8.42%। इसी प्रकार समरी के अनुसार ही हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए पशुपालन क्षेत्र में वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? अभी हम 2 बार सुने थे, सर्वाधिक पशुपालन का ही है इस साल के लिए, और कितना है? 10.02%। इतने में तो याद ही हो गया होगा, आपको समरी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 2024-25 के लिए वानिकी क्षेत्र की वृद्धि दर, अब भी हम पढ़े हैं सबसे कम वृद्धि दर वानिकी क्षेत्र का ही था, जो कि कितना है? 3.96%। ध्यान रहेगा। तो अगर आप समरी को देखे रहे फिर क्वेश्चन बनाए तो याद रखना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वानिकी क्षेत्र में वृद्धि दर 2023-24 में न्यूनतम रही है, और यह कितने प्रतिशत रही है? तो 2023-24 में वानिकी में वृद्धि दर न्यूनतम रही है, और यह कितने प्रतिशत रही है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, वानिकी में न्यूनतम वृद्धि दर 1.55% रही है 2023-24 में। अभी अधीक्षक के पेपर में जो प्रश्न रहा था ये वानिकी से संबंधित ही था, लेकिन उसमें और डीप चला गया था। वो वानिकी का मूल्य भी आपसे पूछा था, और 2023-24 के लिए पूछ दिया था। 2023-24 के लिए पूछना बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो अब आप 23-24 के पीछे मत भागिएगा, 24-25 के डेटा को ही फोकस करिएगा। ठीक, तो इस प्रकार पीछे और भी क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस वृद्धि दर, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर से थोड़ा आगे के सेक्शन में बढ़ता हूँ। आपको उद्योग क्षेत्र का भी मैं आपको पहले समरी बता देता हूँ, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल डील कर सकता हूं, लेकिन फिर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो ये पीडीएफ उठा के आप जरूर प्रैक्टिस करिए। हम ऐसा ही समरी देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन को डील करते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो इसका समरी देख लेते हैं सबसे पहले, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र का। तो द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों में फर्क है। द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों सेम नहीं होता है। क्या फर्क है? चलिए उसे हम समझते हैं। पहले इसका समरी पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरी गारंटी है जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ही अगर हुआ तो होगा, नहीं तो वही वही क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के आधार पर ही ये सारे एमसीक्यू बने हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में फर्क पिछले क्वेश्चन में हम समझे थे। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात हो रही है तो उसके अंतर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और कौन शामिल होगा? निर्माण। लेकिन अगर उसमें हम खनन और उत्खनन को भी जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? उद्योग क्षेत्र। तो जैसे कृषि और प्राथमिक और उनके उप क्षेत्र के लिए समरी था, वैसा ही यहाँ पर भी समरी आपको दिख रहा है कि द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर 24-25 के लिए कितना है? 7.10%। यह वृद्धि दर अधिकतम कब रहा? इसी साल रहा। तो याद करना आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, जो कि कितना है? 7.10%। द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर न्यूनतम कब रहा? 2022-23 में रहा, जो कि है 1.50%। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर इस साल यानी 24-25 के लिए कितना है? 6.92। यह वृद्धि दर सर्वाधिक कब रहा? इसी साल रहा। तो याद करना आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, जो कि कितना है? 6.92%। न्यूनतम कब रहा? 2019-20 में रहा। ध्यान रखना है, द्वितीय का न्यूनतम का वर्ष अलग है और उद्योग का न्यूनतम का वर्ष अलग है। ये है 2.27%।
अब इसके अंतर्गत जो उप क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण के लिए इस साल का वृद्धि दर 6.12%। अधीक्षक के ही पेपर में प्रश्न रहा है कि विनिर्माण का वृद्धि दर किस साल अधिकतम रहा, तो किस साल अधिकतम रहा, 2021-22। सेम डेटा योगदान के लिए भी बनता है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो 2021-22 में अधिकतम रहा है, जो कि 11.42% है। और 2022-23 में क्या रहा है, ऋणात्मक रहा है। अगले ही साल क्या हो गया है, -3.44। और जो ऋणात्मक रहता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे रट कर रखना है। विद्युत गैस जलापूर्ति का 2024-25 के लिए वृद्धि दर कितना है, 9.52%। इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर रही है आपका 19-20 में 10.63% और न्यूनतम कब रही है, 2023-24 4.20%। निर्माण क्षेत्र का वृद्धि दर इस साल 6.15% है। सर्वाधिक रही है 22-23 में 8.07% और न्यूनतम रही 21-22 में -11.75%। जो माइनस रहता है वो महत्वपूर्ण रहता है, उसे विशेष रूप से याद रखना है। अब इसमें ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसकी वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो किसकी वृद्धि दर सर्वाधिक रही, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति की। और किसकी वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो विनिर्माण की न्यूनतम रही, जो कि 6.12% है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, जिसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा द्वितीय क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न देख ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 21-22 में ऋणात्मक रही, और यह कितने प्रतिशत रही, तो 21-22 में ऋणात्मक रही है। अब भी आप पढ़े हैं डेटा -11.75%। देखिए निर्माण क्षेत्र का वृद्धि दर 21-22 में ऋणात्मक रहा, कितना, -11.75। चूंकि अब भी हम डेटा पढ़े थे इसीलिए वो याद भी रह गया। तो इसी प्रकार आप समरी को देखिए और इसके पीछे जितने एमसीक्यू दिए गए हैं पीडीएफ को पकड़ के आप सॉल्व कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्षेत्र है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र से भी संबंधित मैं पहले आपको समरी बता देता हूं और कुछ क्वेश्चन हम डील करेंगे, क्योंकि ये एक ही चैप्टर चल रहा है ना, बहुत सारे चैप्टर हैं, उन्हें भी हमें समझना है कि उनमें कौन कौन सा डेटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो समरी क्रिएटेड है पहले हम उसे देख लेते हैं। सॉरी, तृतीय क्षेत्र में जो समरी है वो तृतीय क्षेत्र की समरी मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र में बहुत सारे उप क्षेत्र हैं और सभी को आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए तृतीय क्षेत्र से संबंधित मुझे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है, मुझे जो सेक्शन महत्वपूर्ण लग रहा है, मैंने केवल उसी के ही प्रश्न बनाए हैं। तो मैं आपसे सीधा प्रश्नों पर ही चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी होती है और लगभग लगभग 8-9 क्षेत्र हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, और सभी से क्वेश्चन नहीं आता है, लिमिटेड जगह से ही क्वेश्चन आता है। तो हम लिमिटेड चीजों को ही इसके अंतर्गत देखते हैं। तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। जिन्हें पता है कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो जी हाँ, आपका अनुमान सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8.54% अनुमानित है। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 24-25 में है 8.54%। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक 24-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 22-23 में रही, और वह कितने प्रतिशत रही, तो वो रही है 11.31%। दोनों डेटा मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक कब है, 2022-23, और वह कितने प्रतिशत है, 11.31%। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में रही है, और यह कितने प्रतिशत है। मैंने कहा पहले भी कि जो ऋणात्मक रहता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही, 2020-21 में रही,
और यह कितने प्रतिशत रही, तो आपको डेटा को रट लेना है -4.64%। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 2024-25 के लिए सर्वाधिक वृद्धि दर किस मद की दिख रही है। तो देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर ऑप्शन बहुत सरल बन गया है, जो कि यही वाली दिख रही है। यदि हम डेटा की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो व्यापार, होटल और जलपान गृह की है, तो यही हमारा आंसर होगा। और जो जो वृद्धि दर मैंने लिखा है वो इसी साल के लिए ही है, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में किसका है, व्यापार, होटल एवं जलपान। ये एक ही मद है, एक साथ लिखाया रहता है, एक ही डेटा होता है इसका, तीन अलग अलग नहीं है, जो है 14.06। और न्यूनतम अगर पूछा जाए तो वो रेलवे का ही है, -7.35%। ठीक, तो दोनों डेटा हम इसी क्वेश्चन में कवर कर ले रहे हैं। तो सेवा के अंतर्गत सर्वाधिक व्यापार होटल का है और न्यूनतम किसका है, रेलवे का है। क्या हमारा अगला क्वेश्चन न्यूनतम के लिए ही है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन न्यूनतम वृद्धि दर किस मद की अनुमानित है। तो अब भी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, न्यूनतम वृद्धि दर किसकी अनुमानित है, रेलवे। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। तो इस प्रकार सेवा क्षेत्र से संबंधित जो है ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो सेवा क्षेत्र से मुझे ये 4-5 फैक्ट ही लगते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बनाया। कुछ सामान्य प्रश्न बनता है, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में सर्वाधिक वृद्धि दर किस मद की है। तो अब भी हम देखे हैं कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है, पशुपालन की है, अब भी हमने देखा है। इसी प्रकार ऐसा ही सामान्य प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर, तो प्राथमिक हो या कृषि हो, दोनों में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है भाई, पशुपालन की है। क्योंकि इस साल प्राथमिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जो अलग होता है खनन और उत्खनन, वो न ही सर्वाधिक वाले में है न ही न्यूनतम वाले में है। अगर होता तो प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक वाला अलग होता और कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक वाला अलग होता, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। प्राथमिक हो या कृषि क्षेत्र हो, दोनों का सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें है, पशुपालन। वैसे ही यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की जगह कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम वृद्धि दर, तो अभी हम पढ़े थे न्यूनतम किसका है, वानिकी का। लेकिन यदि इसी को प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी पूछ देगा, जो मैंने अगला क्वेश्चन बना दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम वृद्धि दर, तो भी आंसर क्या होगा, वानिकी। इन शॉर्ट, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक या प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक पशुपालन, या सॉरी कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक रहेगा पशुपालन। वैसे ही कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र दोनों में न्यूनतम किसका वृद्धि दर रहेगा, वानिकी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार द्वितीयक या उद्योग, दोनों के लिए सेम रहेगा, के अंतर्गत किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो द्वितीयक या उद्योग, कमेंट करके बताइए आप किसका वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जी हाँ, आपका आंसर सही है। किसका सर्वाधिक है, विद्युत, गैस और पेयजलापूर्ति, चाहे द्वितीयक बोले या उद्योग बोले। उसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार द्वितीयक या उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम वृद्धि दर किस मद की अनुमानित है। तो न्यूनतम वृद्धि दर हम बात करें तो किसकी अनुमानित है, विनिर्माण। तो सर्वाधिक विद्युत गैस जलापूर्ति की है और न्यूनतम किसकी है, विनिर्माण। खनन उत्खनन न सर्वाधिक में है न न्यूनतम में है, तो इसलिए इस बार परेशान नहीं होना है। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में अलग था, इसीलिए अलग अलग उन्हें पढ़ना पड़ता था, इस बार ऐसा नहीं। वैसा ही सामान्य हमारा जो डेटा है जीएसडीपी में योगदान, जैसे योगदान का पूरा आंकड़ा होता है, वैसे ही जैसे अभी वृद्धि दर का हम पूरा आंकड़ा देखे हैं कि कृषि का अलग, प्राथमिक का अलग, सेवा का अलग, उनके उप क्षेत्रों का अलग, सेम आंकड़ा आपका योगदान के लिए भी रहता है। तो मैं योगदान का सीधा आपको समरी ही दिखा रहा हूं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सामान्य यदि आप पढ़े हैं, याद किए हैं, तो चलिए कमेंट करके बताइए। सिर्फ हम 3 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए भाई, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है। जी हाँ, आपका आंसर सही है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 27.96%। वैसे ही यदि आपसे पूछेगा कि अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है,
तो कृषि क्षेत्र के योगदान की बात होगी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 16.80, क्योंकि 27.96। देखिए मैंने ऑप्शन उसी प्रकार डिजाइन किए हैं कि आप रिकॉल कर सके। तो ऑप्शन यदि आप रिकॉल करते हैं तो 27.96 किसका था, प्राथमिक का, लेकिन खनन उत्खनन उसमें से हट गया तो थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए कृषि क्षेत्र का कितना है 16.80%। वैसे ही यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है, भाई जी ने पता है कमेंट करके बताइए। तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान जी हाँ कितना प्रतिशत है 36.74, क्योंकि 27.96 तो प्राथमिक का है, 16.80 तो कृषि का है, 36.74 किसका होगा, आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो उद्योग क्षेत्र का योगदान देखिए 27.96 प्राथमिक है, 16.80 कृषि है, फिर आपका 36.74 द्वितीयक है। द्वितीयक में खनन उत्खनन शामिल होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसीलिए 47.90 किसका है योगदान, उद्योग क्षेत्र का। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे समरी को, ऑप्शन को, क्वेश्चन को, मेरी गारंटी आपको सब याद होगा, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार ये योगदान का डेटा है, इसे आप फॉलो करेंगे। मैं इसे आगे बढ़ा दे रहा हूं, इसका मैं सीधा समरी लेकर के आता हूं आपके लिए, आप समरी पे फोकस करेंगे। इस प्रकार जैसे कि प्रश्न आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का रहा, ये सारे प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। मैं आपको सीधा इसका समरी दिखा रहा हूं। समरी को हम एनालिसिस, समरी का एनालिसिस हम कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या डेटा पढ़ना है। और उसमें भी मुझे जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं यहाँ आपको मार्क कर दूंगा, आप उस पर पहले फोकस कीजिएगा। उसके अलावा यदि समय और दिमाग की क्षमता बचती है तो आप और डेटा को याद कर सकते हैं। योगदान में बहुत सारे प्रश्न है ना आपके लिए, देख रहे हैं आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आ गया हमारा योगदान का समरी। बोर्ड हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक। तो चलिए इस समरी को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इस समरी में यदि आप देखें तो योगदान 2024-25 के लिए, पहले तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं और डेली डाइजेस्ट के रूप में आपको पढ़ना है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक। तो यहां पर कृषि क्षेत्र का योगदान 1680, प्राथमिक का 2796, फिर द्वितीय क्षेत्र का कितना होगा 3774, और उद्योग क्षेत्र का कितना है 4790। 4 क्वेश्चन में भी हमने देखा सेवा और तृतीय क्षेत्र समान ही होता है, जिसका योगदान कितना है 35.30%। फसल का योगदान 9.67% है, वानिकी का योगदान 2.95% है, खनन और उत्खनन का कितना है 11.16%। उसी प्रकार मछली पालन का 2.41% है, पशुपालन का 1.77% है, निर्माण का 7.86% है, विनिर्माण 18.13% है, विद्युत गैस और जलापूर्ति का योगदान 10.74% है। अब इसमें जो सर्वाधिक और न्यूनतम वाला क्वेश्चन है वो मुझे लगता है इनका पूछ सकता है, इसलिए मैंने इनको लिखा है, और मुझे इनका नहीं पूछेगा ऐसा लगता है, मछली पालन, पशुपालन, निर्माण, विनिर्माण और विद्युत गैस जलापूर्ति का, कि इनके लिए सर्वाधिक और न्यूनतम योगदान कब रहा और कितना रहा। इसमें ऋणात्मक का तो चांस ही नहीं है कि ऋणात्मक होगा तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि योगदान तो पूरा पूरा होगा। योगदान मतलब ये इस क्षेत्र से कितना पैसा आ रहा है, इस क्षेत्र ने कितना पैसा ले लिया, ये तो होगा नहीं, इसीलिए ऋणात्मक योगदान में होता ही नहीं है। योगदान में सभी क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो इसीलिए इनका ही महत्वपूर्ण है, इनका ही सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखिए कि कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 22-23 में रहा, कितना 17.66। कृषि क्षेत्र का न्यूनतम योगदान 24-25 में रहा, कितना 1680, इसी साल रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 22-23 में रहा 2854, और न्यूनतम कब रहा है, न्यूनतम रहा है आपका 2019-20 में 27.50। वैसे ही द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 20-21 में रहा है 39.96%, लेकिन न्यूनतम रहा है 24-25 इसी साल 76.76।
उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक 20-21 में रहा है 50.68% और न्यूनतम इसी साल रहा है 47.90% 2024-25 में ही। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 24-25 इसी साल है 35.30%, लेकिन न्यूनतम कब है 20-21 31.75। वैसे ही फसल क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 22-23 में है 10.41 और न्यूनतम इसी साल है 9.67% 24-25। वानिकी का सर्वाधिक योगदान 20-21 में है, अधीक्षक में इसी संबंधित प्रश्न रहा है, तो वानिकी का सर्वाधिक योगदान 20-21 में 3.37% और न्यूनतम कब है इसी साल 2.25%। खनन उत्खनन का सर्वाधिक योगदान 23-24 में 11.26 और न्यूनतम कितना है 2019-20 और 21-22 दोनों में सेम डेटा है ना, इसीलिए यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इसे, दोनों में सेम डेटा है और वो कितना है 10.54। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ की राजकीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। तो इससे संबंधित एमसीक्यू इसके पहले हैं जिसे आप हल करेंगे, ठीक, आपके प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एमसीक्यू हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम आते हैं जो है लोक वित्त। लोक वित्त मतलब छत्तीसगढ़ के राजस्व से संबंधित जो आंकड़े हैं वो उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं कि छत्तीसगढ़ के राजस्व में छत्तीसगढ़ के स्वयं के कर का या छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व में वृद्धि दर कितना है, छत्तीसगढ़ के कर राजस्व में वृद्धि दर कितना है, छत्तीसगढ़ के गैर कर राजस्व में वृद्धि दर कितना है, छत्तीसगढ़ के राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदें कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यय में छत्तीसगढ़ की राजस्व आय में राज्य के स्वयं के कर का योगदान कितना है या केंद्रीय सहायता का योगदान कितना है या केंद्रीय करों का योगदान कितना है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं सबसे पहले आपके लिए इसका समरी दिखा देता हूं, ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंतर्गत टॉपिक क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका समरी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक वित्त को समझने के लिए मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि आप राजकोषीय नीति भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं। मतलब छत्तीसगढ़ का राजस्व कहा जाए तो कर राजस्व और गैर कर राजस्व में आपको फर्क पता है, ठीक। देखिए बस लोक वित्त से इतना ही याद रखना है, फिर अगला चैप्टर है, दूसरा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लोक वित्त से केवल आप इसी टेबल को याद रखिएगा। देखिए क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का कुल राजस्व, कुल राजस्व मतलब कितना पैसा छत्तीसगढ़ के पास एक साल में आया है, वही क्या कहला रहा है कुल राजस्व। तो कुल राजस्व में गत वर्ष से वृद्धि 13.07 है और कुल राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का योगदान कितना है 74.42। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। लोक वित्त से मेरी गारंटी है इस टेबल के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो इस टेबल में लिखा हुआ है वही क्वेश्चन बनेगा। आप बिंदास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डेली डाइजेस्ट के रूप में इसे रिकॉल करते रहिए। तो देखिए राजस्व प्राप्ति में एक तो कर राजस्व होता है, दूसरा गैर कर राजस्व। तो कुल राजस्व प्राप्ति में 13.07 की वृद्धि है, लेकिन कर राजस्व में 16.61 की वृद्धि है और गैर कर राजस्व में 3.87 की वृद्धि है। अब कुल कर राजस्व में कुल राजस्व में कर है और गैर कर है, लेकिन जो राज्य का स्वयं का कर है उसका योगदान कितना है 74.42। अब कर राजस्व में आते, कर राजस्व में सबसे पहले राज्य का स्वयं का कर राजस्व का योगदान कितना है 53.04 और वही केंद्रीय कर, तो 100 में 53.04 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 46.96। तो ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, मैं जिसे जिसे अंडरलाइन कर रहा हूं उसे ही आप याद रखिए। आप इसे याद रखिए, इसे याद रखिए, इसे रखिए, इसे रखिए, इसे रखिए, इसे रखिए, इसे रखिए। केंद्रीय सहायता को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से जान लेते हैं, कर राजस्व में एक राज्य का स्वयं का कर रहेगा, दूसरा किसका कर रहेगा केंद्रीय कर। तो राज्य के स्वयं के कर का हिस्सा जो रहेगा 53.04, उसको 100 से घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा केंद्रीय कर, तो उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं का कर है उसमें वृद्धि कितना है 22.41 और ये केंद्रीय कर में वृद्धि है 10.69, जिसको याद आपको नहीं करना है, मैंने लिख दिया है, यदि परीक्षा में आ गया तो मैंने बता दिया है, कंटेंट आपके पास है पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे ही गैर कर की बात करें तो गैर कर में सामान्यतः 3-4 साल पहले तक ये होता था
कि केंद्रीय सहायता का योगदान अधिक होता था, लेकिन इस साल क्या है, राज्य के स्वयं के गैर कर का हिस्सा अधिक है जो 58.07 है। इसे 100 से घटा दोगे तो केंद्रीय सहायता मिल जाएगा 41.93, तो याद नहीं रखना है। और ये जो 58.07 है उसी में वृद्धि कितना है, 1.63%। इसके एमसीक्यू पीछे हैं, आप उसे हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन उसी अनुसार डिजाइन है कि आपका सारा डेटा रिकॉल होता रहेगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, अगले चैप्टर में आते हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो ये हमारा है लोक वित्त। अब इसके बाद आते हैं मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एमसीक्यू पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो एमसीक्यू बनाने लायक नहीं था मैंने उसको फैक्ट के रूप में लिख दिया है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो सार्वजनिक मूल्य एवं वितरण प्रणाली से जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ हुई, तो कब से हुई, 2 अक्टूबर 2019। ये सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो सामान्य परिवार को भी अनाज मुहैया कराया जा रहा है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी की बात हो रही है। तो वो कब से शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर 2019। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अक्टूबर 2024 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1885 और ग्रामीण क्षेत्र में 11,994, कुल 13,879 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। डेटा आपको साफ साफ रटना है। तो पूरा जो चैप्टर है उससे संबंधित जो काम के 8-9 डेटा है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हूं। मुझे जो लगता है महत्वपूर्ण है, जिस आधार पर पहले प्रश्न बने हैं वही डेटा मैंने छांटा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह लगभग 79.61 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार राशन सामग्री दी जा रही है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है डेटा। वर्ष 2024-25 में, 24-25 है ना, करंट से इसको लिंक नहीं करेंगे। वर्ष 2024-25 में सामान्य धान के लिए 2300 रुपए और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य धान विक्रय हेतु 27.74 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसे अभी करंट से लिंक नहीं करेंगे। ये कौन सा डेटा है, खरीफ वर्ष 2024-25। आर्थिक सर्वेक्षण 1 साल पुराना चलता है और वही परीक्षा में पूछा जाता है। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण बहुत पुराना डेटा 2007-8 से चल रहा है, कईयों को याद भी होगा। तो कंप्यूटरीकरण कब से प्रारंभ किया गया है, 2007-8। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मुझे जितना महत्वपूर्ण लगा वो उतना ही है। तो अब जो है डेटा हमारा थोड़ा कम होते जाएगा। जो महत्वपूर्ण चैप्टर था वो राजकीय आय और लोक वित्त ही था, अब धीरे धीरे कम होते जाएगा। संस्थागत वित्त एवं नियोजन मतलब बैंकिंग और सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े, जो आंकड़े काम के महत्वपूर्ण मुझे लग रहे हैं मैंने वही यहाँ पर लिखा है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार गत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्रों में आवंटित अग्रिम में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो कितनी है, 50.09। प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित अग्रिम यानी प्राथमिक क्षेत्र में दिए गए ऋण में, प्राथमिक क्षेत्र कृषि ग्रामीण क्षेत्र जो है उसे ही प्राथमिक कहा जा रहा है, तो 50.09% की वृद्धि अनुमानित है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार गत वर्ष से कृषि क्षेत्र में आवंटित अग्रिम में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तो प्राथमिक में 50.09, लेकिन कृषि में कितना होगा, 15.18% की वृद्धि अनुमानित है। फिर 28 अगस्त सीजीपीएससी प्री में ही एक बेकार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इस डेटा को लिखा है। तो 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 8 जनवरी 2025 की स्थिति में राज्य में कुल कितने खाते हैं, ऐसा प्रश्न आया है आंकड़ा का, इसलिए मैंने लिखा है। तो रटना है आपको, 1,81,75,087 खाते हैं जन धन के अंतर्गत, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से कब से ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, तो ब्याज मुक्त ऋण कब से दिया जा रहा है, 1 अप्रैल 2014। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2058 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, इसको रट लेना है, के माध्यम से कितने उपार्जन केंद्रों से धान उपार्जन किया जा रहा है, तो कितने, 3739 उपार्जन केंद्रों से
धान उपार्जन किया जा रहा है और साख समितियों की संख्या कितनी है 2058। चलिए आगे देखते हैं। अब सहकारी शक्कर कारखानों में विद्युत उत्पादन जो आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है वो यहां पर मैं लिखा हूं, इसमें ये डाउट नहीं रखना है कि इस बुक में ये है उस बुक में ये है। तो इसके अनुसार भोरम देव में 12 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में 14 मेगावाट का हो रहा है, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना में 6 मेगावाट का हो रहा है, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में 3 मेगावाट का हो रहा है। इस प्रकार सहकारी शक्कर कारखानों में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने मेगावाट का उत्पादन हो रहा है? 35 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ध्यान रखेंगे। सहकारी संस्थाओं के द्वारा इथेनॉल उत्पादन जो हो रहा है, तो भोरम देव के द्वारा 80 केएलपीडी मतलब किलो लीटर पर डे, 80 केएलपीडी यानी 80,000 लीटर प्रतिदिन जो गन्ना पर आधारित है। वैसे ही मां दंतेश्वरी जो सहकारी प्रसंस्करण केंद्र है कोंडागांव, वो किस पर आधारित है? मक्का। और यहाँ पर भी कितना उत्पादन हो रहा है? 80 केएलपीडी का उत्पादन हो रहा है। इस डेटा को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में जो आंकड़े मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत यदि सत्य कथनों का चयन करें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में कुछ डेटा इस बार बदल गया है, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि राज्य से 14 नियमित कृषि उपज मंडियों को जोड़ने से प्रारंभ किया गया है। यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत सबसे पहले हमारे यहाँ 14 कृषि मंडियों को जोड़ा गया। मार्च 2003 में 6 अतिरिक्त उप मंडियों को जोड़ा गया है। 6 अतिरिक्त कृषि उप मंडियों में सरायपाली, कांकेर, बेमेतरा, कटघोरा, अंबिकापुर और जसपुर, और तीनों कथन सही है। इसी आधार पे इसे याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये फैक्ट भी आप कवर करेंगे और जब दोबारा इस प्रश्न को बनाएंगे तो आपको आंसर याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद अगला, छत्तीसगढ़ की सृजित सिंचाई क्षमता के संदर्भ में सिंचाई क्षमता से जो डेटा हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है वो मैंने यहाँ हर कूट में लिख दिया है कि मार्च 2024 तक राज्य की सिंचाई क्षमता 21.76 लाख हेक्टेयर हो गई। सारे कथन सही ही है, आपको याद रखना है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता का प्रतिशत 39.27% हो गया है। राज्य स्थापना से वर्तमान में 8.48 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। सभी कथन हमारा क्या है? सही। सिंचाई से संबंधित ये आंकड़े याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 20वीं पशु संगणना के अनुसार, ये आया हुआ प्रश्न है परीक्षा में, पशु संगणना के अनुसार सर्वाधिक से न्यूनतम का क्रम जो रहता है, तो दिए गए हमारे सभी कथन सही है, याद रखना है। भैंसवंशी गोवंशी पशुओं की कुल संख्या 36.75 लाख है। 40.05 लाख बकरे बकरियां हैं। 5.27 लाख क्या है? सुकर है। 187.12 लाख क्या है? कुक्कुट तथा बतख है। यदि इसमें हम क्रम की बात करें तो क्रम आपको दिख रहा है, सबसे कम कौन है? सुकर, उसके बाद कौन है? गौवंशी भैंसवंशी, फिर है बकरे, और सबसे ज्यादा कौन है? कुक्कुट तथा बतख। ठीक, तो ये क्रम से आप जमा लेंगे इसे। इसके बाद आते हैं, वर्तमान में प्रदेश में कितनी कृषि उपज उपमंडी कितनी है? 121, और मंडी कितनी है? 69। ये तो परीक्षा में आ भी चुका है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सभी फसलों के बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम, यानी जो फसलों को जितने क्षेत्रों में बोया गया है, तो सर्वाधिक क्षेत्रों में धान बोया गया है, उससे कम में चना, उससे कम में गेहूं, उससे कम में क्या है? लाख तिवड़ा। ये किसके अनुसार है? उनके बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है। ठीक, फिर आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 फसलों के उत्पादन, सभी फसलों के ना, मतलब खाद्यान्न, दलहन, तिलहन मिला के, तो सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ धान का हुआ है, फिर मक्का का हुआ है, फिर गेहूं का हुआ है, फिर किसका हुआ है? चना। लेकिन अगर मैं सिर्फ खाद्यान्न की बात करूं, अनाज फसल, तो उत्पादन में घटते क्रम में धान, मक्का, गेहूं, फिर क्या आ जाएगा? कोदो कुटकी। तो लाइन से टॉप 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो खाद्यान्न में रहेगा या अनाज में धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी। वही यदि दलहन में बात करेंगे तो क्रम रहेगा चना, लाख तिवड़ा, उड़द और तुअर। और वही यदि हम तिलहन की बात करेंगे तो मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों और राम तिल। ठीक,
फिर वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से, देखिए इसका भी ऐसे ही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसे डेली डाइजेस्ट के रूप में याद रखिए। तो ये हमारा क्षेत्र के अनुसार क्रम है, ये दोनों का एक साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट लेवा दे रहा हूं, हालांकि पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है और उत्पादन के अनुसार ये क्रम है, इसे ध्यान रखिएगा। ये है क्षेत्र वाला, ठीक है। अलग अलग पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई स्रोतों से लगभग, ये फैक्ट सीधा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से 35% देश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सर्वाधिक 52% जलाशयों नहरों के माध्यम से होता है, 29% जो है नलकूप के माध्यम से होता है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार उद्यानिकी फसलों के उत्पादन का सही क्रम, तो उद्यानिकी में हमारे यहाँ सर्वाधिक उत्पादन सब्जी का है, फिर फल का है, फिर मसाला का है, पुष्प का है, औषधि एवं सुगंधित फसल का है। ठीक, उत्पादन के अनुसार क्रम याद रखेंगे। अब राज्य की जो जैविक फसलें हैं, तो राज्य की जैविक फसलों के नाम जो आर्थिक सर्वेक्षण में लिखे हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दिया हूं, जिसमें धान के अंतर्गत है बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पूसा, सुगंध, जवा फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, काली गिलास, तिलक कस्तूरी। वैसे ही मक्को एवं लघु धान्य फसलों में कोदो, कुटकी, रागी, सांवा और कोसरा की जैविक फसलें हो रही है। दलहन तिलहन में अरहर है एलआरजी 41, उड़द है पीयू 31, मूंग है एसएमएल 668, कुल्थी और तिल, इन जैविक फसलों का उत्पादन हो रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अगले चैप्टर में आते हैं जो कि है खनिज। खनिज से भी हमारी परीक्षा में ढेर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना है ये पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार देश के खनिज उत्पादन में राज्य के खनिजों की हिस्सेदारी का सही समूह कौन सा है? तो ये सभी सही समूह के अंतर्गत है। कोयला 20.73 बिल्कुल सही है, लौह 16.64, चूना पत्थर 10.96, बॉक्साइट 4.32 और टिन 100%, यानी सभी क्या है? सही। लेकिन अधीक्षक के पेपर में ग्रेफाइट पूछा है, तो ग्रेफाइट को क्या है इसी के साथ अगले पेज में अलग से लिख दिया है, तो ये सब तो पूछता रहता है और वो चूंकि अलग से लिखा है इसीलिए परीक्षा में पूछा गया है। तो ग्रेफाइट याद रखेंगे, उसकी हिस्सेदारी कितना है? 0.60%। ध्यान रहेगा, ग्रेफाइट को अलग से लिख लेंगे यहाँ कंटेंट में, तब तक परीक्षा में वो आ गया था, इसीलिए कंटेंट में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो पूरे वीडियो तक अंत तक बने हुए हैं वो ये डेटा को पा जाएंगे। फिर अगला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल खनिज उत्पादन मूल्य के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। 2023-24 में राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य देश के उत्पादन मूल्य का 14.42 है, बिल्कुल सही है। 13-14 से 23-24 तक भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में राज्य की हिस्सेदारी सर्वाधिक 20-21 में रही 17.60, बिल्कुल सही है। राज्य 2013-14 2023-24 तक भारत के कुल खनिज मूल्य में राज्य की हिस्सेदारी न्यूनतम 14-15 में रही और 15-16 में, और दोनों का डेटा सेम है 8.2%। तो इस क्वेश्चन से आपको डेटा को पकड़ना है कि भारत के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ के खनिजों से जितना पैसा आ रहा है उसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है। तो कुल उत्पादन, खनिजों का उत्पादन मूल्य देश के उत्पादन मूल्य का कुल 14.42 है। इस सर्वाधिक 23-24 में रहा, सॉरी 2023 से 2013-14 में सर्वाधिक कब रहा? 20-21 में रहा 17.64, और न्यूनतम कब रहा? 14-15 में, और 15-16 दोनों में 8.2%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के मुख्य खनिजों के उत्पादन का जो सही क्रम है, उत्पादन का सही क्रम, घटता क्रम, कोयला पहले, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन है, फिर चूना पत्थर है, फिर लौह अयस्क है, फिर बॉक्साइट है, फिर टीन है। और वही उत्पादन मूल्य यानी उससे आए गए राजस्व की बात करें तो सर्वाधिक लौह अयस्क का है, फिर चूना का है, फिर बॉक्साइट का है, फिर क्या है? टीन। कोयला का दिया नहीं है इसलिए हम कोयले को नहीं लिखे, दिया रहता तो वो भी किसी क्रम में आ जाता। फिर इसके बाद याद रखना है छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व का मुख्य हिस्सा मुख्य खनिजों से प्राप्त होता है। तो अधीक्षक के पेपर में यही खनिज का मूल्य पूछा है, तो मुख्य खनिज का हिस्सेदारी 96.21% है, और 96.21% यानी कितना?
6,756.97 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व का शेष हिस्सा गौण खनिजों से प्राप्त होता है। तो मुख्य खनिज से 96.21% प्राप्त होता है और गौण खनिज से 3.79, और अधीक्षक के पेपर में इसी का मूल्य पूछा था 265.91। तो दोनों के मूल्य को आप याद करके रखेंगे। फिर राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता, आखिरी डेटा हमारा आ चुका है। राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता नवंबर 2000 से लेकर 30/9/2024 की स्थिति में कितनी है? 2984.70%, जिसमें वृद्धि 119, यानी राज्य के स्थापना से लेके अभी तक कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 119% की वृद्धि है। और वर्तमान में विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा? 29.84%। 2024-25 में वितरण हानि प्रतिशत कितना है? वितरण हानि यानी विद्युत के वितरण में जो हानि हुआ है 14.58%, और 2024-25 में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि कितना है? 1.03%। तो इसके साथ ही हमारा ये आर्थिक सर्वेक्षण का ये सेशन खत्म करता हूं मैं। बहुत सारे इसके एमसीक्यू हैं जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, उसे आप बिल्कुल उसी प्रोसेस में फॉलो कीजिए। पहले आप उसकी समरी को पढ़िए, जहां जहां समरी मैंने बनाई है, और उसके बाद उसके एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। सभी ऑप्शन लगभग इस प्रकार से अरेंज हैं कि आपके सभी डेटा बार बार रिकॉल होते रहेंगे, तो उसे रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये कंटेंट, ये वीडियो और ये मटेरियल परीक्षा में आपके लिए काफी सहायक सिद्ध हो, परीक्षा में इससे प्रश्न आए और आपसे ये बने और आप अपनी परीक्षा में जरूर सफल हो। तो आगामी परीक्षा के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द बेस्ट। आप जमकर तैयारी कीजिए, बार बार पढ़िए, डेली डाइजेस्ट के रूप में इसे पढ़िए, और यदि किसी भी डेटा से संबंधित डाउट होता है तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और चंद्रा एकेडमी के विभिन्न क्लासेस और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।